अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। 1 साल तक कौन रहा था? समाचार पत्र का मुक्तिदाता। ये प्रेस एक्ट लेके आया था, सारी सेंसरशिप हटा दी थी समाचार पत्रों से। तो क्या हो गया था? इसके बारे में सिंपल सा लिख लो। क्वेश्चन ये आता है कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? तो वो यही थे, समाचार पत्र का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता। हो गया। अब अगले कौन बचे? डलहौजी। आखिरी डाल लो, लॉर्ड डलहौजी। मैंने बताया था ना डलहौजी का क्या सन था, 2-3 बार बताया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, 1848 to 56। अब इस काल में क्या क्या हुआ? ये समझ लें, आधुनिक भारत का जो निर्माण हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों की नींव। अफगान युद्ध कब कब हुए? 39 टू, इतना लंबा कोई युद्ध चला? 39 टू 42 था। अगला था 78 टू 79, दोनों बाहर हैं इसके सन से। पंजाब का युद्ध दूसरा कब हुआ था? हुआ था, इसके सन के अंदर आ रहा है, तो लिख लो। पंजाब का विलय, सीधा विलय लिखो, क्योंकि ये बंदा अब सहायक संधि वगैरह में विश्वास नहीं करता था। ये जब मैंने बोला कि पेंशन भी बंद कर देगा, तो इसको कोई नाम मात्र का कुछ नहीं चाहिए, फालतू के खर्चे भी नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा कहना था, जो ये राजा हैं पुरानी नीतियों से राज करते हैं, प्रजा को परेशानी होती है, इसलिए सारे राज्य को हमारे अंडर में करो, हम राज्य करेंगे, फालतू का एक पैसा भी नहीं देंगे किसी को। हम इसने काम भी ऐसे कराए हैं, इसके काम अभी लिखोगे ना, पता चलेगा कि इसने निर्माण, बहुत सारा निर्माण करके गया है। जो मैं बोला, रेलवे की शुरुआत भी कब होगी? इसके काल में होगी। 1853 में पहली रेल चली थी, बॉम्बे टू ठाणे। दूसरी कब चली, किसी को पता? दूसरी चली 54 में, 54 में, कलकत्ता टू रानीगंज। रानीगंज एक कोयले की खदान है, रानीगंज में बहुत बड़ी इंडिया की, तो वहाँ चला दी उसने कि कोयला वहाँ से लेके आओ, सीधा भेजो, है ना। तो लिखो इसका। और दूसरा कौन सा युद्ध हुआ इसका? 1852 में कोई युद्ध हुआ था, बर्मा युद्ध, है ना। लिख लो, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। या निचले बर्मा का विलय भी लिख सकते हो सीधा। वो आएंगे, वो आखिरी वाले अभी आपको। ठीक। तीसरा ये व्यपगत का सिद्धांत लेके आया था, है ना। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया था ना, चूक का सिद्धांत, है ना। तो वो लिख लो, व्यपगत का सिद्धांत। ये किसके समय में थे? चार्ल्स वुड। ये व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई शिक्षा के लिए। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये इतना बड़ा दस्तावेज था कि अभी तक वैसा आया ही नहीं, जो इसने पूरे शिक्षा में बदलाव कर दिया। अब ऐसा क्या किया होगा? मैग्ना कार्टा होता है महान अधिकार पत्र, इसका हिंदी में होता है, मीन्स ऐसा अधिकार जो सदियों में मिलता हो। इसने चार्ल्स वुड ने जो था आयोग, इसने दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है वुड्स डिस्पैच। ठीक है। जो आधुनिक यूनिवर्सिटी हैं उनकी स्थापना इसी ने कराई थी कि भारत में विश्वविद्यालय होने चाहिए ब्रिटेन की तर्ज पे। इसने प्राथमिक शिक्षा जो मैकाले बोल के जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक, सारी शिक्षाएं अंग्रेजी भाषा में, ये बोलेगा नहीं, प्राथमिक शिक्षाएं स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए, सरकारी स्कूल कॉलेज होने चाहिए, हर प्रांत में एक शिक्षा आयोग होना चाहिए। तो यूजीसी जो अपन पढ़ते हैं, प्रांत का अलग बोर्ड पढ़ते हैं शिक्षा, वो सारा चीज़ इसके उससे निकला। आप समझो उस टाइम कितना दिमाग लगा के इन लोगों ने दे दिया, तो हम लोग अभी भी उससे नया नहीं खोज पाए। अभी पहली बार हो रहा है कि यूजीसी को ख़त्म करके कमीशन बनाया जाए, एक नेशनल शिक्षा कमीशन। ठीक है, 1-2 साल में देखोगे यूजीसी ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी चलती हैं, और अलग से एक बोर्ड बनेगा जो अलग अलग उसके लिए, स्तर की शिक्षा के लिए अलग अलग बोर्ड बनेगा। तो उसको बनाया जा रहा है, और वो कब से चला आ रहा है? ये 1854 में आया था, ये 1854 में। अभी तक हम लोग ढो रहे हैं, और वो अभी तक प्रासंगिक भी है, मीन्स अभी तक काम भी कर रहा है वो चीज़ें। तो लिख लो, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, वुड, चार्ल्स वुड लिखा ना, अकेला वुड लिख लो। शिक्षा संबंधी डिस्पैच, हो गया। अगला क्या करेगा? प्रथम ट्रेन, प्रथम ट्रेन भी इसी के काल में चली। ये एक काम और करके, जो आधुनिक डाक खाने हैं ना, डाक व्यवस्था इसी के काल में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो डाक व्यवस्था की स्थापना हो गई। उसमें भी ये टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का नाम सुना किसी ने? टेलीग्राम भेजते थे, अभी बंद हुआ है, 3 या 4 साल पहले आखिरी टेलीग्राम भेजा गया, क्योंकि कोई करते ही नहीं था। व्हाट्सएप फेसबुक इतने आ गए कि टेलीग्राम अब बंद हो गए, नहीं तो टेलीग्राम से मैसेज जाते थे आदमी के। ठीक, तार बिछा देते थे पूरे में, तार के माध्यम से कुछ जाता था मैसेज। ठीक है, टेलीग्राम लाइन, तो इसने ना 40,000 मील दूरी की टेलीग्राम लाइन बिछवा दी थी उस टाइम पे। तो लिखो 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन। टेलीग्राफ लाइन, लाइन को बोलते हैं टेलीग्राफ। जब उससे भेजेंगे कोई मैसेज तो उसको बोलते हैं टेलीग्राम। हो गया। अगला लिखो, इसने गंगा नहर जो है ना, ऊपरी गंगा कैनाल और निचली गंगा कैनाल, बहुत बड़ी कैनाल है यूपी की, तो समझ लो सबसे ज़्यादा उसी में। ठीक, उसको इसने खोला। तो लिख लो, गंगा नहर को खोला 1854, आगे सन लिख लो। हो गए। प्रत्येक प्रांत में ये क्या करेगा? लोक निर्माण विभाग, PWD, जो आज चल रहा है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? इसी ने, डलहौजी ने। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना।
डलहौजी 56 तक था, 48 से 56 तक। चार्ल्स वुड ये एक वो था, आयोग का अध्यक्ष था। प्रत्येक प्रांत में ये जो बाकी के लोग आएंगे, वायसराय एक रहेगा, उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो लिखा रहे हैं। तो ये भी आए, इनका एक आयोग उसी ने बनाया कि तुम शिक्षा संबंधी सुझाव दो, क्या क्या सुधार करें। ये इतने बड़े सुधार करके गए कि आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। इनकी वजह से IIT रुड़की इनकी स्थापना हुई। पहले उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, REC। तो बहुत सारी चीज़ों की स्थापना होगी, मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। 3 प्रांतों में डलहौजी के काल में तुरंत यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी। कहाँ कहाँ? जो मैंने बताया, कहाँ कहाँ प्रेसिडेंसी थी इनकी मेन? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में ये क्या खोल देंगे? यूनिवर्सिटी खोल देंगे तुरंत। जो नालंदा बोल रहे हैं ये आपका आ जाएगा कब? कुमार गुप्त, मौर्य काल में खुली थी ये, नहीं गुप्त काल में। कुमार गुप्त ने बनाया था नालंदा, ठीक है। हो गया? एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसी ने नाम सुना? क्या थे? क्या थे ये? नाम सुना है तो? हाँ, किससे नाम सुन लिया फिर तुमने, ये बताओ मुझे। किसी टीचर से ही सुना होगा कि मूवियों में देख लिया? हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बंगाल के थे। अभी जब मैं समाज सुधारक पढ़ाऊंगा ना तो ये आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह। जो विधवा होती थी उनकी दशाएं बहुत खराब थीं, समझ रहे? तो ये एक कानून लेके आए। पहले क्या है, समाज भी शादी नहीं होने देता था विधवा की दोबारा। तो ये कानून लेके आए कि अगर कोई शादी हो रही है किसी की तो समाज ने उसमें व्यवधान डाले। तो विधवा पुनर्विवाह का कानून लेके आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उसके लिए काम किया इनकी सहायता से, मतलब इनके सुझाव पर, ठीक है। तो लिख लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया ये? 56 में, 1856 में। एक तो क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो इनके सन याद रखना, ये बहुत ज़रूरी। फिर किसके काल में हुआ, किसके सुझाव पे हुआ, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं हर उससे। – 1856 हो गया। डलहौजी और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन ये मेन यही है। 56 में डलहौजी चले जाएंगे, लेकिन डलहौजी क्या करेंगे? इतनी खतरनाक डलहौजी की नीतियां रहेंगी, ये जमींदारों को त्रस्त कर देंगे, राजाओं की राज्य छीन लेंगे सारे। राजा भी रुष्ट, जमींदार भी रुष्ट, किसान तो पहले से ही बैठे थे जिंदगी भर से रुष्ट, ठीक है। सैनिकों के लिए एक तो पहले से ही नीतियां भेदभाव करते थे लोग सैनिकों से बहुत खतरनाक तरीके से। अंग्रेज़ों को उच्च पदों पे, बाकी नीचे पदों पे। सेम पद पे भी 2 आदमी हैं तो उनको वेतन ज़्यादा, इनको कम। इनको जो अपने यहाँ के सिपाही थे उनको बोला जाता है काला कुत्ता। सिपाहियों को जहाँ वो बैठे हैं उनके रहने की अलग व्यवस्था, अपने यहाँ के रहने लोगों के रहने की अलग व्यवस्था। जब इतना सारा भेदभाव होगा तो सिपाहियों में भी। फिर आएंगे कैनिंग, मीन्स रॉकेट लॉन्चिंग पैड पे ये रख के चले गए हैं विद्रोह का। ऐसी व्यवस्थाएं कर गए, जनता में उबाल, गुस्सा उबाल पे है, लेकिन फंस जाएंगे कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आएंगे 56 में, जब तक चीज़ें इतनी बेकार हो चुकी होंगी कि वो नया आदमी क्या है, एकदम से परिवर्तन तो कर नहीं सकता है, समझेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है। प्लस वो उन्हीं नीतियों पे चलेगा जो पिछले लोग करके गए हैं।
तो वहाँ पे हो जाएगा क्या, 1857 का विद्रोह। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डाल लो, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। हो गया। अब ये रहे तो हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कितने साल तक रहेंगे, 56 में आएंगे, 57 में विद्रोह, तो 56 से 57 तक, फिर ये वायसराय हो जाएंगे। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखना, ब्रैकेट में साइड में लिखना है तो लिख सकते हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया। हो गया। इनके कार्यकाल की यही लिख लो, एक 1857 का विद्रोह। हो गया। अब क्या पढ़ना है, हो गए सारे। आगे जो वायसराय होंगे हम लोग जब 1857 तक पहुंच जाओगे तो 1 बाई 1 कैनिंग को उठाएंगे, वहाँ से वायसराय शुरू करेंगे, फिर सारे वायसराय पढ़ लेंगे जो जो मेन काम हुए उनके। ठीक, इसके बाद अब क्या पढ़ना है, एक्ट मतलब, एक्ट मतलब होता क्या है, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या, संवैधानिक, भारत में संवैधानिक तथा प्रशासनिक विकास। क्या होता है संवैधानिक विकास, जो संविधान हमारा अभी है, कहीं तो वो 0 से शुरू हुआ होगा, एकदम से तो तुम्हारी ये बुकें लिख नहीं गई, हिस्ट्री एकदम से तो पूरी आ नहीं गई जो आज पढ़ रहे हो तुम। कहीं ऐसा होगा, एक टाइम होगा एक ही पेज की हिस्ट्री होगी, फिर धीमे धीमे लेखकों ने लिख दी। अब आज की डेट में हिस्ट्री की बहुत सारी बुकें, ये हॉल भर जाए पूरा। ठीक, तो ये विकास कहाँ से हुआ, हमको वही पढ़ना है। भारत में इसके पहले क्या था, अंग्रेजों से पहले क्या था भारत में, राजशाही थी। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है, कोई कानून नियम नहीं होता है, राजा का जो मन है वही नियम है, वही कानून है। जब जैसे मन, कुछ परंपराएं बनी चली आती हैं, ऐसे होगा, वो परंपराएं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन परंपराओं से बंधे हो। राजा का मूड हुआ इसको फांसी की सज़ा देनी तो देनी है, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया और राजा का मूड बदल गया तो माफ़ करके उसको बड़ा पद भी दे सकता है। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में सुनते तो ज़रूर होगे कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु को क्षमा कर सकता है, हाँ? उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध हैं, वो ऐसा नहीं है कि एकदम साफ है। उसमें एक तो राष्ट्रपति का खुद का नहीं चलती है कुछ, उसको कौन देता है, कैबिनेट सलाह जो देता है उसके अनुसार काम करता है, पहली चीज़।
अब कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट जो है, खासतौर से गृह मंत्रालय भेजता है सिफारिश अपनी। अब केंद्रीय कैबिनेट किसी दुर्भावना के आधार पर भी दे सकती है कोई सलाह, उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। जब किसी की सज़ा माफ़ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको भी चेक करता है कि किसी दुर्भावना या पहले से ही कोई माइंडसेट बना के तो नहीं इसको दिया गया। अगर उसको लगेगा कि नहीं ऐसे किया है तो वो रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति ने जो साइन कर दिया कि इसको माफ़ किया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको भी रद्द कर सकता है। समझ गए? और यहाँ तक कि कई लोगों की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, उन लोगों को फांसी नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको भी चेंज कर दिया, किस चीज़ में? आजीवन कारावास में। समझ गए? तो ये चीज़ है, वो देरी के आधार पर। जब मैं पॉलिटी राजनीति शास्त्र पढ़ाऊँगा तो वो बताऊँगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये 2014 से ये चीज़ शुरू की है। तो हर चीज़ में कोर्ट ये देखता है कि आपकी काम करने की भावना क्या थी, प्लस जो काम आपने किया है वो आनुपातिक रूप से सही है कि नहीं। आनुपातिक रूप मतलब उसका हित में है कि नहीं, कोई नियम कानूनों का पालन हुआ कि बस मन में आया कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई साम्राज्य है उसकी जो मन में आई मर्जी कर रहा है। जब से अंग्रेज आए वो क्या देखे गए कि पहले एक कानून होना चाहिए, उस कानून के अनुसार ही सब चलेंगे। यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो लोगों को लगता होगा कि इंटरव्यूअर का मन में जो आएगा वो अपने नंबर दे के चला जाएगा। ऐसा नहीं है, वो भी बंधे हैं, उनके नंबर भी फिक्स हैं कि अगर एक क्वेश्चन तुमने दिया इतने नंबर का है, उसमें जवाब में ये पॉइंट मिले तो इतने नंबर देने हैं तुमको। 1 या 2 नंबर होते हैं खुद के उस पर कि जो आपका मानसिक वो है ना, जो आपका मानसिक विचार है या जो आप पाओ सामने वाले को, कैंडिडेट को, उसके हिसाब से आप दे दो, लेकिन बाकी चीज़ें फिक्स हैं। तो कानून का मतलब ही होता है हर चीज़ कानून से बंधी हुई है, कानून से बाहर जाके तुम नहीं कर सकते हो कुछ भी चीज़। ठीक? तो कानून का विकास कहाँ से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? जब से अंग्रेज यहाँ आएंगे, ख़ासतौर से 1773 में। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ। हुआ क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया क्या थी ये? व्यापारिक कंपनी थी। कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंग्लैंड की थी, सबकी अलग अलग होती थी। फ्रांस की फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मेनली हम लोग अभी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। EIC थी, इसको रानी ने 1600 में चार्टर एक जारी किया, इसको ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन बनी कैसे थी? व्यापारिक थी। तो ये पूर्णतया क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी में इसमें प्रोपराइटर होते थे, ठीक है। ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। ब्रिटेन में प्रोपराइटर ये क्या होते थे? बड़े शेयर धारक। शेयर धारक का मतलब जानते हो तुम लोग? शेयर मतलब, शेयर धारक का मतलब मालिक। जितना पैसा तुमने लगाया उतना शेयर तुम्हारा। अगर कोई कंपनी 1 लाख में शुरू हुई, किसी ने 20,000 लगाया, ठीक है, किसी ने 30,000 और किसी ने 50,000, तो तीनों लोग में शेयर बटेंगे। इसके 30% होंगे, इसके 50%, इसके 20%। ये 20% कंपनी का मालिक है, ये 50% है और ये 30%। जो तुम शेयर खरीदते हो वो मालिकाना हक खरीदते हो। किसी कंपनी के शेयर खरीदे, उतने अंश के तुम मालिक हो जाते हो उस कंपनी में। अब ये नहीं है कि तुमने 4 शेयर खरीद लिए, तुम सोचो हम मालिक हैं यार, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। अंबानी, रिलायंस के हमने शेयर खरीद लिए, अंबानी पूछने ही नहीं आ रहे, कोई भी फैसला ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। अंबानी क्या है? मेन निर्णय अंबानी लेंगे। शेयर में भी है, जब आपके 24% से ऊपर शेयर हो, 25%, तब आपको थोड़ा निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, आपसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जब आपके 50% से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे। 51% हो गए तो आपका प्रबंधन आपके हाथ में दे देंगे कि कंपनी मैनेज आप करो, ठीक। ये जब उसमें इकोनॉमी पढ़ लोगे अच्छे समझ लोगे। अभी सिर्फ शेयर धारक याद रखो, ठीक। तो प्रोपराइटर होते हैं जो बड़े शेयर धारक होते थे, वो चुनाव करते थे डायरेक्टर्स का। किसका? डायरेक्टर्स का, ठीक है। डायरेक्टर कितने होते थे इसमें? 24। इंग्लैंड में ही चल रहा है इतना काम। तो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया उन्होंने डायरेक्टर का चुनाव किया। मीन्स खुद नहीं आ गए कि कंपनी हम चलाएंगे, उन्होंने कुछ टैलेंटेड लोगों का चुनाव किया, उनको बना दिया डायरेक्टर, तुम लोग कंपनी चलाओ, ठीक। अब ये डायरेक्टर क्या करेंगे? ये डायरेक्टर चुनाव करते थे इंडिया में वायसराय या गवर्नर जनरल का, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट पार्ट इसका।
दूसरा होगा सरकारी तंत्र। सरकार में कौन कौन वहाँ शामिल था? क्राउन, ताज बोलते हैं उसको, ठीक है, जो रानी है ना उसको ताज या क्राउन बोलते हैं, ठीक है, रानी। दूसरा पीएम होता था वहाँ पे। तीसरा संसद होती थी एक। ये 3 लोग रहेंगे, ठीक है। ये होंगे, ये यहाँ पे गवर्नर चुन के आ जाएंगे, वो संसद रहेगी। संसद क्या है, धीमे धीमे कंपनी पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि अपने इंडिया में भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हो अभी संसद ही नियंत्रण रखती है, जो कानून बना दिया पालन करना है सबको, ठीक है। अब संसद क्या करेगी वहाँ पे? 1773 का जब कानून आएगा उसके पहले कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी। वो देखेंगे कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बहुत अमीर हो गए हैं बाकियों से, क्योंकि वो इतना धन यहाँ से लूट के लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे उनकी समृद्धि ब्रिटेन में जल रहे हैं लोग उनसे। दूसरी चीज़, कंपनी युद्ध पे युद्ध लड़ती जा रही है। अभी तक तो व्यापारिक थी, अब ये प्रशासनिक काम भी करने लगी है और कोई कानून है नहीं इसके लिए, तो इनको पहले कानून की ज़रूरत पड़ेगी कि कंपनी का और संसद के बीच में कुछ संबंध तो निर्धारित करें हम, है ना। तो इसके लिए पहले कानून की ज़रूरत पड़ जाएगी कि कुछ कानून संसद से पारित करते हैं। तीसरी चीज़ क्या रहती, युद्ध पे युद्ध लड़ रही तो कंपनी की आर्थिक दशा खराब होगी। ब्रिटेन में उस टाइम पे बैंक आ गए थे, बैंक आ गए थे तो क्या होगा, बैंक से वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज मांगती है। जब कर्ज मांगेगी तो संसद भी बोलेगी यार कर क्या रहे हो, तुम पे तो नियंत्रण रखना जरूरी है, तो कानून में वो चीज़ें डालेंगे कि कैसे नियंत्रण रखा जाए तुम पे। तीसरा काम क्या होगा, ये भ्रष्ट भी हो गए थे जो अधिकारी यहाँ पे थे, उन पे लगाम लगानी थी। ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो एक पहला कानून आएगा। उस कानून कहाँ से? पहला ऐसा कानून होगा जो ब्रिटेन की संसद से पारित होके आएगा। अपने यहाँ तो संसद जैसा कुछ था नहीं, तो संसद शब्द हम लोग समझेंगे क्या होता है, कैसे आया कानून, तो हमारे देश वालों को पता चलेगा ना कि यार कानून का शासन है अब तो, ठीक। ये तो हो गई ब्रिटेन की स्थिति। अगली स्थिति, इंडिया में क्या होगा? इंडिया में इनका कुछ ढांचा होगा। पहले तो इनका गवर्नर रहेगा, गवर्नर हो गया, फिर ये कानून आएगा पहला तो इनकी एक परिषद बना देंगे। परिषद क्या होगी? वो कार्यकारी परिषद होगी। गवर्नर को काम करना है, उसकी सलाह से काम करेगा। वो 4 लोग उसमें डाल देंगे। अब ये 4 + 1 गवर्नर 5 हो गए। तो क्या होगा कि अगर 3 लोग बहुमत में किसी चीज़ के खिलाफ है तो गवर्नर काम नहीं कर पाएगा, वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो गवर्नर पर नियंत्रण हो गया। सेम राज्यों में यहाँ क्या हो जाएगा, राज्यों में भी एक गवर्नर होगा, ठीक है। राज्यों में क्या होगा, एक गवर्नर होगा।